हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आज आपके सम्मुख राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्यखंड को लेकर उपस्थित हुए हैं तथा उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला गद्यखंड आपके सम्मुख है। पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलौती हो सकेगी। बहुत आराम से हम पढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। किसके बारे में कहा जा रहा है? राष्ट्र के स्वरूप के बारे में कहा जा रहा है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें, ध्यान दीजिए, जहाँ रेखांकित आए उसको बहुत आराम से पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब देखते हैं इससे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। सबसे पहले कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हम संदर्भ से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप देखे ना हो तो ऊपर आई बटन है, ये जैसे ही क्लिक करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आई बटन क्लिक करते ही आप संदर्भ संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसके अलावा प्रश्न रहता है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक व पाठ का नाम बताइए, प्रस्तुत गद्यखंड के लेखक व पाठ का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो तुरंत आप लिखिए प्रस्तुत पाठ के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगर पूछे पाठ किस पाठ से लिया गया है तो तुरंत हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। किस पाठ से? राष्ट्र का स्वरूप। कभी कभी पूछ लेता है विधा, किस विधा से है? विधा, ध्यान दीजिए, विधा पे भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। विधा क्या ये भी बताया जा चुका है। तो अगर विधा की बात पूछे तो ये निबंध विधा से, किस विधा से है? ध्यान दीजिए, राष्ट्र का स्वरूप कौन सा विधा है? निबंध। कौन सा विधा है? निबंध विधा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भूमि के, दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आराम से चलिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप से क्या अभिप्राय है? भूमि के पार्थिव स्वरूप से क्या अभिप्राय है? तो भूमि का निर्माण, उत्तर ध्यान दीजिए, उत्तर क्या होगा इसका? भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। पार्थिव यानी जो पृथ्वी से संबंध रखता है, तो भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और उसका अस्तित्व अनंत काल से है। मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे विचार किया जाए। कह रहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है, सिद्ध कीजिए। कह रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। इसीलिए मैं कही थी गद्यखंड को बहुत आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। गद्यखंड को आराम से पढ़ेंगे तभी प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएंगे। कह रहा है, अब इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी ही, कह रहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है और निर्मूल होती है। निर्मूल यानी आधार रहित होती है। कह रहा है उत्तर ध्यान दीजिए, पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय ही में ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुनः एक बार बता दे रही हूँ। कह रहा है कि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती या संबंधित नहीं होती
वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व किसका, पृथ्वी, यानी उसका अस्तित्व जो पृथ्वी से संबंधित नहीं होता है, उसका अस्तित्व अल्प समय में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। चौथे प्रश्न में विचार क्या कर रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक बार रेखांकित अंश देख लिया जाए कि कहाँ से लिया गया है। अब हम इसका व्याख्या करेंगे, ध्यान से चलिए। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होती हैं उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होता है। कह रहा है कि राष्ट्रीयता का आधार, आधार क्या है, जड़ें, किसी भी वृक्ष की जड़ उसका आधार होता है। तो कह रहा है राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक क्या होंगी, जितना ही राष्ट्र, पुनः एक बार बता दे रही हूँ, राष्ट्रीयता का आधार, राष्ट्रीयता की जड़ें दिया, यानी जड़ें क्या, उसके आधार है। किसी भी वृक्ष की जो ये जड़ें हैं, किसी भी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो उसकी क्या होती है, आधार होती है। तो कह रहा है राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। स्पष्ट हो गया होगा। का राष्ट्रीय भावनाओं का अंकुर पल्लवित होगा। अंकुर या पल्लवित होना का क्या अर्थ है, अर्थात राष्ट्रीय भावनाएं उतनी अधिक विकसित होंगी। अब स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 5वें नंबर का प्रश्न है गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो इसकी भाषा और शैली क्या है, आप लिखेंगे पहले भाषा, हेडिंग डालेंगे पहले, 5वें नंबर में पहले भाषा। भाषा क्या है, आप लिखेंगे भाषा सरल, सुबोध, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। परिष्कृत एवं परिमार्जित है। शैली की बात हो रही है, तो शैली क्या है, गंभीर विवेचनात्मक शैली। कौन सी शैली है, गंभीर। मैं पुनः लिख दे रही हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। गंभीर शैली कौन सी है, गंभीर विवेचनात्मक। अब कहीं भी पूरे लेशन में अगर शैली की अगर बात किया जाए तो यही रहेगा, गंभीर विवेचनात्मक शैली है। अब आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला गद्यखंड आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। ख, जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथ्वे, नमो मात्रे पृथ्वे। नमो मतलब नमस्कार, मैं इसका अर्थ बता दे रही हूँ। नमो नमस्कार, मात्रे यानी माता, पृथ्वी यानी पृथ्वी। पृथ्वी माता को नमस्कार है, पृथ्वी माता को नमस्कार है। आगे बढ़ते हैं। अरे माता पृथ्वी को प्रणाम, ये रहा प्रणाम या नमस्कार, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही पृथ्वी, भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। किसे है, जो माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है। अब करें माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नों की जो श्रृंखला है उस पर हम विचार कर लें कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अब यदि यहाँ कहे कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो मैं पहले ही बता दी हूँ, आई बटन जैसे क्लिक करेंगे तो संदर्भ लिखने का तरीका सब कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ, प्रसंग की बात यहाँ की जा रही है, तो इसमें प्रसंग क्या होगा,
आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यखंड में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि तभी एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाता है जब उसका प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की, पृथ्वी और उसकी प्रत्येक वस्तु को जन्मदाती माता के समान आदर प्रदान करे। प्रसंग में आप ये लिखेंगे। अगर इसके अलावा प्रश्न यहाँ ये बन जाए, प्रस्तुत पाठ के लेखक व पाठ का नाम लिखिए, तो ऊपर बताया गया आप उसी निर्देश को यहाँ भी पालन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर विचार किया जाएगा। दूसरे प्रश्न में कहा किया जा रहा है, जन्म का भूमि के प्रति प्रणाम भाव कब प्रकट होता है? जन्म नहीं, जन का भूमि के प्रति प्रणाम भाव कब प्रकट होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा जब मनुष्य में ये भाव आ जाए या किसी भी प्राणी में ये भाव आ जाए कि यह जो पृथ्वी है वह पृथ्वी हमारी क्या है? माता है और हम उसके पुत्र हैं। और ये भाव आने पे ही मानो उनके अंदर क्या आ जाता है? प्रणाम भाव प्रकट होने लगते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः मैं एक बार बता रही हूँ, जैसे ही कि यह पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, यह भावना आने पे ही, किसी भी जन में यह भावना आने पर भूमि के प्रति क्या होता है? प्रणाम भाव स्पष्ट हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न तीसरा है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पूछ रहा है। तो रेखांकित अंश क्या है, इस पर तो हम विचार कर लें कि रेखांकित अंश कहाँ से लिया गया है। करा यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया गया है। लेखक का मत है कि उत्तर क्या होगा? आप लिखेंगे लेखक का मत है या लेखक का विचार है कि अपनी धरती के प्रति आदर भाव व्यक्ति जन अर्थात व्यक्ति और धरती के दृढ़ बंधन यानी दृढ़ संबंध को या संबंध की दृढ़ करता है तथा पृथ्वी और मनुष्य, आगे कहा जा रहा है कि तथा पृथ्वी और मनुष्य का दृढ़ बंधन या दृढ़ संबंध राष्ट्र को पुष्ट और विकसित करता है। इस प्रकार आदर भाव की इस दृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र के भवन को निर्मित किया जा सकता है। कर दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। किस दृढ़ भित्ति पर? तो कहा जा रहा है कि धरती के संबंध को दृढ़ करता है और पृथ्वी और मनुष्य का दृढ़ संबंध राष्ट्र को पुष्ट और विकसित करता है। इस प्रकार आदर भाव की इस दृढ़ दीवार पर, किस पे? आदर भाव की दृढ़ दीवार पे, किस भित्ति पे? तो आदर भाव की इस सुदृढ़ दीवार पे ही राष्ट्र के भवन को निर्मित किया जा सकता है। अब स्पष्ट हो गया होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी स्पष्ट हो गया होगा। अगला है पृथ्वी के वरदानों से क्या आशय है? उससे भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए? उत्तर इसका देखिए, पृथ्वी के रत्नों को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो उसे आदर करता है और उसे माता के समान मानता। किसके समान? माता के समान मानता है। अतः प्रत्येक पुत्र का अपना कर्तव्य है कि अपनी माता के साथ स्नेह करना और स्नेह प्रेम की भावना ही मानव से भोगने का अधिकार प्रदान करता है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला देखें, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। अब इसमें गद्यांश का भाव पक्ष के बारे में कह रहा है। तो क्या कहा जा रहा है? प्रस्तुत गद्यांश का भाव पक्ष, प्रस्तुत गद्यांश में पुत्र और माता के प्रेम को स्पष्ट किया गया है। पुत्र और माता के